करनाल में राजनीति के क्षेत्र में रामशरण भोला जी एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने दलित चिंतन और दलित उत्थान को लेकर 1986 से अपनी राजनीति शुरू की, जब वो बैंक में अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। दलित कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ते लड़ते वो राजनीति कब आ गए पता ही नहीं चला, और दलित उत्थान और दलित समाज के चिंतन को लेकर वो राजनीति में उतरे। 1996 में उन्होंने जुनला से लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ा और बड़ी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त की। उसके बाद वो कई राजनीतिक मुकामों पर है। हुड्डा सरकार में 2005 से लेकर 2014 तक वह उसके हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य रहे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई दलित परिवारों की स्थिति को सुधारा, नौकरियां दी। कई नामचीन लोग आज नौकरियों पर है, तो उनकी बदौलत ये बात करते हैं कि उन्होंने राजनीतिक सफ़र क्यों शुरू किया और किस तरह शुरू किया, उनके दिमाग में क्या चिंतन था। भोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और थोड़ा आप बताइए अपने बारे में, कैसे राजनीति शुरू हुई, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली राजनीति में आने की, किन हालात के दौर से आप गुजरे। जैन साहब, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी आपने हमारी विचारधारा को लोगों तक पहुँचाया है, तो अब फिर जो बार इस हिसाब से आप कर रहे हो, इससे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने राजनीति जब मैं बैंक में अधिकारी था 1986 के अंदर तब से शुरू किया है, क्योंकि मैं कर्मचारियों की राजनीति करता था। और हमारे यहाँ एक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन होती थी ऑल इंडिया लेवल पे, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा और प्रेसिडेंट भी रहा नॉर्थ जोन का। तो उस टाइम हम अपने कर्मचारियों के लिए जो बेटरमेंट के लिए, जैसे उनको ट्रेनिंग दिलाना प्रमोशन से पहले, या किसी कैडर में हो, और ये हमने वहाँ रहते हुए कहते एक सफाई कर्मचारी से हमने क्लर्क बनवाए हैं, तो हमारी एसोसिएशन की बहुत बड़ी सफलता थी। इस तरह से जो प्रमोशन के लिए हमारे यहाँ एग्जाम होते थे, उससे पहले हमने ट्रेनिंग का प्रोविजन किया। 21 दिन की ट्रेनिंग होती थी, भले वो क्लर्क से ऑफिसर बने, ऑफिसर से बड़ा अफसर बने, सबके लिए बैंक की तरफ से प्रोविजन था। तो शुरू से जितने दिन हमने बैंक में नौकरी की, उस टाइम हमारा प्रयास रहा कि दलित के जो शेड्यूल कास्ट थे, उनके जो इशू थे, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे डेलीगेशन 1 इन क्वार्टर बॉम्बे मैनेजमेंट के साथ भी मिलता था, उनको सॉर्ट आउट करते जितने भी इशूज होते थे किसी प्रकार के भी। फिर उसके बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद 96 में मैंने पहला विधानसभा का इलेक्शन लड़ा। तो हालांकि उस टाइम बहुत यंग एज थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था राजनीति के अंदर, फिर भी लोगों का बहुत बड़ा समर्थन रहा। 96 से लेके टिल टुडे मैं राजनीति के अंदर एक्टिव पॉलिटिक्स करता हूँ, और उसमें कोशिश होती है कि दलितों के जो अधिकार हैं जो उनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जहाँ उनके अंदर पूरी तरह से जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं हो रही है, तो उसके बारे में टाइम टू टाइम सरकार से, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे पहले सरकार हो, उनमें हमने प्रयास करके बहुत सी चीज़ें लागू की हैं। उसके बाद 2005 में मैंने जिला परिषद का इलेक्शन भी लड़ा और अच्छे मार्जिन से मैंने विन किया 2005 में। उसके बाद 2005 में ही अक्टूबर के अंदर मेरे को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर बना दिया, तो पोस्ट से मैंने जो मेंबर जिला परिषद की उसको रियायत दे दिया था। सरकार में रहते भी हमने कोशिश की है मौजूदा सरकार से, जो कांग्रेस सरकार थी, तो दलितों के जो अधिकार थे, जो उनके राइट्स थे, उनको मिले, तो उनको प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंटेशन करवाने का मेन मकसद रहा है। और उसी वजह से हमेशा प्रयास रहता है कि दलित समाज के लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं जो हैं, और फिर पॉलिटिक्स में भी इतने एक्टिव नहीं है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो इशू पॉलिटिकल लेवल पे सॉर्ट आउट किए जा सके, जिससे आम जन को बेनिफिट हो, कोई ऐसी नीतियां बना चुके जिससे हर समाज के जो बिल्कुल जो जहाँ से छोटे से छोटी इकाई को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो ऐसा मेरा शुरू से प्रयास रहता है। 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी हमने बहुत से इशू सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। कुछ टाइम पहले 2005 से पहले जैसे रिजर्वेशन का 20% हरियाणा के अंदर मिलता था, 20% में से एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट कोटे की रिजर्वेशन भी उसी में से जाती थी 20 में से। तो जब ये नहीं मिलते थे 2005 से पहले, तो ये सीटें खाली जाती थी। हमने प्रयास किया मेंबर रहते हुए, जो चीफ सेक्रेटरी को लिखा, और उन्होंने वो जो डिमांड थी वो मान भी ली, क्योंकि 20% में ही जाता था।
उसके बाद सिस्टम ऐसा बना कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं मिलता या एक सर्विसमैन नहीं मिलता तो वो पोस्टें दूसरे जो एससी हैं उनमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से 20% के 20% बच्चे हमारे, चाहे वो एक सर्विसमैन हो या ना हो, चाहे स्पोर्ट पर्सन हो या ना हो, फिर भी उनको दूसरी जगह पे जॉब मिल जाती है ताकि कोई भी सीट वेकेंट ना जाए, खाली ना जाए। तो इसी तरह से और भी जो इशू हैं उसके लिए टाइम टू टाइम प्रयास करते रहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बहुत से जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब मिलता है, कोई भी सरकार जो देती है, या डेली वेज पे लगाते हैं, अभी आप जो मर्जी कुछ भी दो, लेकिन हर एक के अंदर जो ड्यू रिजर्वेशन है जो एससी या बीसी को मिलती है वो जरूर मिलनी चाहिए, ताकि ये जो दबे कुचले लोग हैं ये मुख्य धारा में आकर मान सम्मान की जिंदगी व्यतीत कर सके। और जो इसके अलावा भी जो इशू और बनते हैं जो हमें पता लगता है तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से, तो ऑफिसर के माध्यम से या जो सरकार हो उसके माध्यम से। हमारा हमेशा प्रयास अपने आदमियों के लिए कार्य करने का रहता है। आपके मन में दलित एकता सम्मेलन का आइडिया कैसे आया और कब आपने सम्मेलन किया और कहाँ से आपको परिणाम दलित एकता सम्मेलन की? जैसे 96 में जैसे मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, उसमें लोगों ने साथ भी बहुत दिया, लेकिन वो यूनाइट नहीं थे। उसके बाद 2001 में जब मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही था, 2001 में मैंने दलित एकता सम्मेलन किया। मेरा मेन मुद्दा ये रहता है कि हम वोट तो देते हैं लेकिन हमारे समाज की वोट आई नहीं होती। तो मैं सबको मोटिवेट करता हूँ कि जहाँ भी आप वोट डालो इकट्ठे होकर यूनाइट होकर वोट डालें, ताकि जिसके हक में आप वोट डाल रहे उसको पता लगना चाहिए कि लोगों ने वोट हमारे को दिया, ताकि आने वाले टाइम में पावर में आने के बाद वो हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छे सोच के अच्छे कदम उठाएं जिससे आम जन मानुस को बेनिफिट मिल सके। और नीलोखड़ी से भी आप दावेदार रहे, अम्बाला लोकसभा से दावेदार है, तो आप क्यों दावेदार मानते अपने आप को दोनों सीटों से? जैसे मैंने पहले कहा कि 96 में मैंने पहले विधानसभा के इलेक्शन जुंडला कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उसके बाद हमने 2000 के अंदर भी टिकट मांगा, 2005 में भी टिकट मांगा, 2009 में भी टिकट मांगा, 2014 में भी टिकट मांगा, 2019 में भी टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस ने शायद हमारे से बेटर कोई कैंडिडेट होगा उसको टिकट दे दिया। लेकिन हमने कभी भी ना तो पार्टी की विचारधारा छोड़ी, ना कभी हम पार्टी के खिलाफ गए, क्योंकि हर वक्त किसी न किसी मजबूरी की वजह से दूसरे को टिकट मिली होगी या वो मेरे से बेटर कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिली, लेकिन पर चांस तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स मिले तो लूज कर गए। एक बार ही जीत पाई जो हमारी नेत्री थी जुंडला कॉन्स्टिट्यूंसी से, अदरवाइज तो ये सारी लूज पाए। हमारा मेन मकसद ये होता है कि बाबा साहब ने कहा है कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई हुई है, भले वो चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा है, ये आपको असेंबली में या पार्लियामेंट में जाकर अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए है, ना कि आपके व्यक्तिगत ऐशोआराम के लिए है। लेकिन इसमें हम लोग बहुत कम उस विचारधारा पर चलते हैं, जबकि हमारा प्रयास ये रहना चाहिए अगर हम विधानसभा में जाते हैं, जो इशू हमारे शेड्यूल कास्ट से है, जो राइट्स हमारे स्नैच हुए हैं या जो अधिकार हमारे प्रॉपर वे से मिल नहीं रहे, उनके बारे में विधानसभा में उठाने चाहिए और सरकार को उन चीज़ों के बारे में ज्ञान करके वो प्रॉपर वे से दिलवाने चाहिए। सेम चीज़ लोकसभा के अंदर है। लोकसभा भी के अंदर जो एमपी बनता है उसका ये प्रयास होना चाहिए, अगर वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धा से मानता है या उसका पूरा अनुयायी है या उसके जो बनाए हुए रास्ते उनका अनुसरण करता है, तो उसको लोकसभा में जाकर भी जो अपने शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, साथी हैं, उनकी या बैकवर्ड क्लास के जो साथी हैं उनकी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाना चाहिए और उनको बड़ी अच्छे तरीके से फाइट करके उनको राइट दिलवाने की प्रयास करना चाहिए। ये बाबा साहब का मेन मुद्दा था, इसीलिए पूरे देश के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि हर आदमी तो हर दिल तो अपनी बात को ना असेंबली में उठा सकता ना लोकसभा में। ये तो जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, भले वो एमएलए हो एमपी हो, वो ही उठा सकते हैं। तो हमारा मेन प्रयास ये रहता है कि हम अपने समाज के जो इश्यूज है उनको असेंबली या पार्लियामेंट में उठाएं। इसी वजह से अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नीलोखड़ी बन चुकी है, तो हमारा नीलोखड़ी से टिकट मांगने 2009 से मैं नीलोखड़ी के लिए टिकट मांग रहा हूँ। 2009 भी मुझे नहीं मिल पाई, फिर 14 में भी ट्राई की, नहीं मिल पाई, 19 में नहीं मिल पाई, तो अभी भी मैं दावेदारी 2024 के लिए विधानसभा भी कर रहा हूँ। अगर सर मुझे जो हाईकमान है या हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है अगर मुझे सोचता है कि अम्बाला से आप चुनाव लड़ सकते हो तो वहाँ मुझे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारा इलाका नो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जो मेरे से इन टच ना हुआ हो। लोगों के बीच में जाते रहते हैं,
हमारा इंटरेस्ट भी है अपने लोगों से मिलना, दूसरे लोगों से मिलना। ऐसा नहीं है कि दलित के बाकी जो जनरल कैटेगरी लोग हम उनसे मिलते हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित है, वो भी हमारे ये इश्यूज के लिए चिंतित रहते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। मेरा मेन मकसद जो राजनीति में आने का है तो यही चीज़ है। तो आपकी कॉलेज भी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपका, इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, एक संस्था है, एजुकेशन संस्था है दलितों को शिक्षा देने के लिए। तो क्या संस्था आपकी, क्या कॉलेज है आपका? जन सब मेरा शुरू से एक एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान रहा है। शायद आपने डॉक्टर साहब के मूल मंत्र 3 थे, शिक्षित बनो, हाँ जी, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और ये तो भाषा में ये कहते हैं ना कि शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है जो धार मारता है। अगर गरीब आदमी, गरीब से गरीब बच्चा अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी उसके अंदर क्वालिफिकेशन ले जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्टों में लग जाता है। तो इसलिए मैंने शिव कॉलोनी 1 नंबर गली में +2 तक का स्कूल खोला हुआ था। और वो ऐसे एरिया में था जो बिल्कुल करनाल का सबसे गरीब और सबसे डिप्रेस्ड एरिया है। वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई से कोसों दूर थे, लेकिन उस एरिया में रहकर मैंने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसके घर से मेरे स्कूल में बच्चे ना पढ़ के गए हों। मेरा एक ही मकसद था कि बच्चा साफ सुथरा होना चाहिए, फीस भले ही कम हो। और शायद मैं करनाल की कह सकता हूँ, सौरे करनाल में सबसे कम फीस मेरे स्कूल की थी, पूरे करनाल की, ना कि बोले की है। और सबसे बढ़िया फैसिलिटी थी जो वहाँ मैं प्रोवाइड कर सकता, जो हम हर चीज़ की, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, इंफ्रा, सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। सिर्फ एक ही मकसद था कि हर आदमी शिक्षित बनना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन में मैंने जो शुरुआत की है उसका भी एक से मकसद था कि बच्चे को, हर बच्चे को, आज एक ऐसा ज़माना आ चुका है कि टेक्निकल एजुकेशन का ही ज़माना है। अगर बच्चा टेक्निकल एजुकेशन एक्वायर करता है, भले वो ITI हो, पॉलिटेक्निकल हो, इंजीनियरिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, वो आत्मनिर्भर बन जाता है। उसके जॉब की जरूरत, कहीं ना कहीं जॉब अपने आप मिल जाता है, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। वो ज़माना चला गया जो BA MA कर लेते थे, कहीं जॉब मिल जाता था। आज वो चीज़ नहीं रहा, आज टेक्निकल का ज़माना है। उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हुआ है जिसमें ITI, BTech, पॉलिटेक्निकल, MBA, BBA, BC के सभी कोर्सेज हैं। और मेरा प्रयास होता है कि बच्चे वहाँ पढ़ लिख के जाएँ, अपनी नौकरी की तलाश के आराम से उनको नौकरी मिल सके। तो पार्टी हाईकमान से क्या अपील करना चाहेंगे? पार्टी हाईकमान से आम लोगों से, कैसे? पार्टी हाईकमान से और आम लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखो, पार्टी हाईकमान से तो हम क्या अपील कर सकते हैं, आम लोगों को जरूर करते हैं कि खासतौर पर अपने समाज के लोगों को कि हमें यूनाइट होना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिए, शिक्षित बना के यूनाइट होना चाहिए। और जहाँ भी जाएं, अगर आप इकट्ठे होके जाएंगे तो आपका बात का वजन रहेगा, आप लोगों का रिस्पेक्ट रहेगा। और दूसरा भी ये सोचेगा कि लोग सभी इकट्ठे मेरे साथ हैं, तो उसमें काम तेजी से और बड़े आराम से हो जाएगा। तो मेरा सोच सभी जन से, सभी लोगों से यही है कि शिक्षा सभी को प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है। कोई परिवार, कोई देश, कोई प्रदेश बगैर शिक्षा के डेवलप नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में जितनी टॉप की कंपनीज है उनमें इंडियन कहीं ना कहीं हाई पोस्ट पे बैठा हुआ। उसकी मेन वजह है कि इंडिया में जितनी बढ़िया शिक्षा थी वर्ल्ड में शायद ही किसी कंट्री के अंदर हो। धन्यवाद। थैंक यू।